हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। किसका पढ़ेंगे हम लोग? फिज़िक्स का पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। सो जैसे हमने वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ लिया है और जैसे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हमारे पेंडुलम के जो टॉपिक्स है, एसएचएम के टॉपिक्स है, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे रिपीट दिखाई देंगे। सो कोई नहीं, मैंने वो भी कवर किया है, आपका रिविजन भी हो जाएगा। लाइक कोई चीज़ अगर कोई न्यू व्यूअर आया है हमारे चैनल पे तो उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। सो आप देख रहे हैं लर्निंग ट्यूटोरियल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मज़ा आने वाला है। एकदम पूरा एकदम बेसिक से सब कुछ कवर किया है आज के इस वीडियो में, सब एकदम मज़ा आ जाएगा। तो पूरा देखो वीडियो को। सो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे, ये क्या है प्रोग्रेसिव वेव। तो जैसे हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले रीड नहीं करते, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये जो है एक फिशिंग पॉन्ड है, या समझ लीजिए एक नदी है, कुछ भी आपने स्टोन फेंक दिया यहाँ पे, कहाँ पे स्टोन फेंका, बराबर। तो ये कॉमन एग्जांपल है, बहुत लोगों को, सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट। तो क्या होता है यहाँ पे जो पहला वेव जनरेट होता है ना, जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो पानी में, पॉन्ड के अंदर, सो वैसे ही ये वाले वेव का क्या रोल होता है, ये अपनी एनर्जी पास करता है, किसको? दूसरे वेव को पास करता है और खुद फिनिश हो जाता है। खुद की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है इस केस में। और सेम ये चीज़ क्या करता है, ये यहाँ पे थर्ड वेव को पास करता है। अप टू क्या होता है, एन नंबर ऑफ वेव्स बन जाते हैं। आप तो बोलोगे यार, आप कैसे सोचोगे कि एन नंबर ऑफ वेव्स बन रहा है? देखो कैसा है कि हमें कुछ वेव्स दिखते नहीं है, वो बहुत ही बारीकी से मूव करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। अगर आपने डिस्टर्बेंस कर दिया ना पत्थर फेंक के यहाँ पे पॉन्ड के अंदर, तो वो डिस्टर्बेंस इनफाइनाइट टाइम्स आप बोल सकते हो, या आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, उतने नंबर ऑफ वेव्स बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम लोग। वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूसली। तो कोई भी एक मीडियम कंसीडर कर लो, जैसे मैंने अभी आपको ये वाटर मीडियम का एग्जांपल दिया ना भाई, ये कौन सा मीडियम हो गया आपका? वाटर मीडियम हो गया, ओके। सो विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज अ प्रोग्रेसिव वेव और अ ट्रैवलिंग वेव। एग्जाम्पल द साउंड वेव विच इज़ अ प्रेशर वेव। साउंड वेव भी आपका एक प्रेशर वेव हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अभी आप बोलोगे कि भाई ये रेयरफेक्शन क्या है और ये कंप्रेशन क्या है? तो देखो भाई क्या होता है कि साउंड वेव जो है ना, यहाँ पे आपने वो पहाड़ी वाला किस्सा तो सुना ही होगा ना, ये ऐसा वॉइस किया, वापस आपको वॉइस इको के फॉर्म में वापस आया। तो यहाँ पे क्या होता है, द साउंड वेव विच इज़ प्रेशर वेव, ये क्या होता है, ये बेसिकली प्रेशर वेव होता है जो कि आपका एयर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन यानी जब भी साउंड वेव इनिशिएट होता है ना, वो टर्म को हम क्या बोलेंगे? अभी मान लीजिए यहाँ पे एक रिजिड वॉल है कुछ इस तरीके से, या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो सोर्स जनरेट हुआ है ना आपका, ये जो सोर्स है, ये जाके यहाँ पे टकराएगा, पहले ये टकराएगा, ये पार्ट आपका कंप्रेशन हो जाएगा। रेयरफेक्शन यानी वापस वो लूज होगा, बाउंस बैक होगा, पीछे की तरफ आएगा। वो जो कंप्रेस्ड हुआ है ये पार्ट बाउंस बैक होने के बाद इस तरीके से धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, ठीक है। यानी इसमें गैप देख रहे हो, गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसको रेयरफेक्शन हम लोग बोलेंगे। और भी देखेंगे आगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो वीडियो पूरा देखो, 100% बोलता हूँ समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं। तो अभी देखो, जैसे कि अभी प्रोग्रेसिव तो समझ लिया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ भी होंगे, राइट है। अलग अलग समझने का तरीका भी होता है उसका। अभी जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी हो गया, या सीबीएसई बोर्ड का, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है ना, तो आपको क्या करना है पता है? पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन किसका लिखोगे आप लोग? जैसा अभी हमने पढ़ा साउंड वेव का एग्जांपल, वैसा आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हो एक, किसके बारे में? प्रोग्रेसिव वेव का। उसके बाद आप स्टार्ट करो प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आपको पूछा है तो क्या लिखा है पहला पॉइंट? ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसा मैंने आपको, जैसे वो वाटर पॉन्ड का एक एग्जांपल दिया था, अगर आप स्टोन फेंकते हो, जिसको स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर, पानी के अंदर, सो क्या होता है, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन होता है, टाइप पैटर्न जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो दूसरे को पास करेगा तभी पहला फिनिश हो जाएगा, थर्ड को पास करेगा तो सेकेंड फिनिश हो जाएगा। ये ईजी वे में आप समझ लो इस चीज़ को। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन
परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हमने जो भी डिस्कस किया है वो सब रिपीट होने वाला है। हमने पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने SHM पढ़ा हुआ है। सो जो भी वेव ऑप्टिक्स का बेसिक है वो सब यहाँ पे रिपीट होएगा, ठीक है। सो पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके वीडियो देखो पहले, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड। क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम पीरियड है और सेम फ्रिक्वेंसी है। तो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको सेम डिफाइन करना हो ना कभी भी, लाइक पावर उसका वैल्यू जो है वो सेम है, तो 3 चीज़ मैटर करता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये SHM के केस में बोल रहा हूँ। सो पहला आपका क्या होगा, पहला एम्पलीट्यूड होगा। दूसरा आपका क्या होगा, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, बराबर। तीसरा आपका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी आपका क्या होता है, N होता है, या आप 1/λ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। द फेस दैट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, ओके। स्टेट जो डिफाइन करता है उसको हम लोग फेज बोलेंगे। चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, तो अभी जैसे एक वेव से दूसरा वेव इनिशिएट हो रहा है, वैसे तीसरा वेव इनिशिएट हो रहा है, तो ये क्या है, अलग अलग फेज है ना। सो ये फेज स्टेट बोलते हैं ना हम लोग, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये फेज की हम लोग बात कर रहे हैं। नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। देखो जैसा मैंने बताया, कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजिशन पे नहीं रहेगा। Each particle comes to rest momentarily while at the extreme position of vibration। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसा मैं आपको कभी से बोल रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफ़र, सेकंड से थर्ड में ट्रांसफ़र। तो मोमेंटरीली जो वर्ड यूज़ किया ना, मोमेंटरीली while at the extreme position, तो ये पहला जो वेव है ना, इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे आता है, ये समवॉट अराउंड सेकंड वेव के पहले आता है, राइट। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके वो फिनिश हो जाएगा और उसकी एनर्जी जो है वो आगे पास होती रहेगी। और आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये n नंबर ऑफ वेव्स जनरेट कर सकता है। द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल भी है। क्या बोल रहा है ये, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, जब भी पहला वेव जनरेट होगा ना, सबसे पावरफुल वेव होगा वो, इजीली विजिबल भी होगा और सबसे ज़्यादा जो है उसी के अंदर जो है पावर होगी। जैसे वो सेकंड में पास करेगा, धीरे से एनर्जी कम होगी, थर्ड में पास करेगा और थोड़ा एनर्जी कम होगा, वैसे n नंबर में पास होते होते धीरे 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 पूरा कम हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर कम तो होता ही नहीं, आपने बताया, तो भाई सही बताया मैंने, कम नहीं, पूरा ख़त्म नहीं होगा, वो जो है वाइब्रेशनल होता है, जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन वाइब्रेट होता है वो। और एक्सट्रीम पोजीशन अगर उसका आ गया तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर पावर वहाँ पे ज़्यादा है तो रेयरफेक्शन होने की वजह से वो थोड़ा बहुत पीछे आ सकता है, ओके। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग द वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव यानी जैसा ये साउंड वेव ले लो या वाटर वेव ले लो, कुछ भी हो, प्रोपगेशन यानी आगे बढ़ना। प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसफर, तो क्या हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, भले थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है आपका एनर्जी यहाँ पे निगोशिएट होते जा रहा है, राइट। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, मैटर का कोई जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। ठीक है, ओके। सो अगला है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखो रिफ्लेक्शन समझना यानी बहुत आसान है, कुछ रस्सी कंसिडर कर लो, रोप कंसिडर कर लो, और देखो कैसा है, उसको अगर आपने यहाँ पे या इस वॉल के ज़रिए यहाँ पे बांध के रखा है, तो आप जैसे हाथ से पावर दोगे ना, तो क्या होता है कि ये जो वेव है ना, इस तरीके से ये बढ़ता है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, बराबर, और वो वापस भी आता है इस तरीके से। तो हम लोग देख लेते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। When a progressive wave traveling through a medium reaches an interface separating two media, ये वाला हो गया आपका इंटरफेस, ये क्या कर रहा है, दो ये सेपरेट कर रहा है, राइट। अ सर्टन पार्ट ऑफ द वेव एनर्जी कम्स बैक इन सेम मीडियम, सर्टन पार्ट बोला है, देखो पूरा उसका कोई गारंटी नहीं है, सर्टन पार्ट ऑफ द वेव कम बैक राइट इन द सेम मीडियम, द वेव चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम द इंटरफेस। रिफ्लेक्शन जैसे हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन होता है हमारा, रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन आपको पता है ना कि सेम आपका डायरेक्शन में वापस आता है, तो बस ये सेम डायरेक्शन की वजह से हमने क्या टर्म यूज़ किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यूज़ किया है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन इन विच द साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कम्स बैक इन द ओरिजिनल मीडियम विथ स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। देखो भाई आ गया सबसे बड़ा पिन पॉइंट यहाँ पे, देखो ये जो चीज़ जिसने मिस किया ना उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा।
होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी, यानी कि यहाँ से चालू किया तो ख़त्म तो यहाँ पे ही होगा, लेकिन एनर्जी सेम नहीं होगी। यहाँ पे जो इंटरफेस है ना सेपरेटर, इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे बीच में, ये लॉस होने की वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा किस में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। आपका एनर्जी वैल्यू क्या हो जाता है, वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड ये डायग्राम आप देख सकते हो। ओके, ये तो देख लिया हमने। ठीक है, ओके। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, देखो भाई ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी सेम कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये वेव हो गया, वो हमने रोप समझ लिया था, कंसिडर कर लिया था, तो उसमें हमने कैसा देखा था, इस तरीके का कुछ मोशन देखा था। अभी इसमें कैसा होगा, आपका जो है ये पैटर्न नहीं है। यहाँ पे वेव अगर आप कंसिडर कर रहे हो ना, ये वेव अगर आपने सपोज कंसिडर किया, तो ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है ना इस डायरेक्शन में है, वो सेम इस तरीके से जाएगा, सेम जाएगा कैसा। और ये जो फैक्टर है ना, हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये टर्म है रिजिड वॉल। ये एक ऐसा इंटरफेस है आपका बीच में जो कि बीच में अड़चन पैदा करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वॉल की मदद से जो है आपका साउंड जो है या वेव जो है वो वापस पीछे की तरफ आएगा, जहाँ पे गया था वापस वहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन पे आएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि विद सेम इंटेंसिटी एंड एनर्जी के साथ वो वापस लौट के घर आएगा। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, consider a longitudinal wave traveling from a rarer to denser. In longitudinal wave compression is high pressure region while rarefaction is low. देखो भाई 100 बात की एक बात है, कंप्रेशन बोले तो क्या हो गया और रेयरफेक्शन बोले तो क्या हुआ। ये जो पार्ट है ना, ये पहला वाला पार्ट हम जो देख रहे हैं, इसमें कंप्रेशन होता है। पहले यहाँ पे भीड़ भागती है, भागती भागती अगर यहाँ पे जो रास्ता ख़त्म हो गया ना, तो सब यहाँ पे भीड़ जम जाती है। तो ये जो पार्ट है ना, एक दूसरे को यहाँ पे कंप्रेस करते जा रहे हैं। अभी ये रेयरफेक्शन यानी वापस पीछे भाग रहे हैं। अभी पता है कि रास्ता ख़त्म हो गया है, तो रेयरफेक्शन अभी ढीला होएंगे, तो यहाँ पे सब जो है ना दबा के बैठे वो सब धीरे धीरे क्या खुद को लूज़ करेंगे। तो ये जो है रेयरफेक्शन है। ये आपको मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाया, क्योंकि लेमन लैंग्वेज में समझने का ये एडवांटेज है कि आप जो है इसको ज़िंदगी भर तक याद रख सकते हो। ठीक है, so when compression reaches the denser medium, it tries to push the particle of that medium, but the energy of particle in the rarer medium is not sufficient to compress the particle of denser medium. According to Newton third law, देखो न्यूटन बाबा का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन comes into play. As a result, the particles of rarer medium get compressed. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम का कंप्रेस हो रहा है when the longitudinal wave travel from a rarer medium to denser medium. A compression is reflected as a compression and rarefaction is reflected as a rarefaction. There is no change of phase during the reflection. देखो चेंज ऑफ फेस नहीं है। अगर ये एक वेव है, ये दो वेव है, अगर ऐसे 10 जा रहे हैं तो वापस 10 आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उनके इंटेंसिटी में फ़र्क होगा, लेकिन मैटर चेंज जो है आपका वो नहीं होगा। When longitudinal wave travels from a denser medium to rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. Here reversal of phase takes place. तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ फेस हो रहा है। यहाँ पे जो है पहले पुश का, देखो ऐसा समझ लो यहाँ पे पुश हो रहा है, बाद में यहाँ पे जो है पुल हो रहा है, ऐसा ही समझ लो तो इजीली समझ जाओगे। इतना हार्ड तो है नहीं, बस बहुत बढ़िया तरीके से समझाया यार। सब्सक्राइब ठोकना अगर अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है तो याद रखना। सो फेस चेंजेस बाय पाई रेडियंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है ना बच्चों, यहाँ पे देखो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव, दो कंडीशन लेते हैं ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेस मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, एक अगर माइनस साइड से आ रहा है तो दूसरा पॉजिटिव साइड से आ रहा है। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड, सॉरी इक्वल एम्पलीट्यूड एंड ऑपोजिट फेजेस। ये क्या हो रहा है, अपोजिट फेजेस मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अभी यहाँ पे बात समझ लो, सेम फेस क्या होता है और अपोजिट फेस क्या होता है, यही दो चीज़ समझना है, ये आपको आराम से समझ जाएगा आप। ठीक है, सेम फेस यानी कि देखो ये हो गया, ऊपर से जा रहा है ना प्लस साइड, तो ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन ये ऊपर से जा रहा है तो ये नीचे से यहाँ से आ रहा है। सीधी भाषा में समझो कि यहाँ पे जो मीडियम है ना, इनका पैटर्न सेम है, मीडियम सेम है। यहाँ पे क्या है, पैटर्न तो सेम है लेकिन मीडियम अलग अलग है। ठीक है,
ये ऊपर की साइड से आ रहा है, यहाँ से जो पावर इनिशिएट हुआ बंदे ने, समझ लो यहाँ से रोप को नीचे के वेव से यहाँ पे स्टार्ट किया। सबका पैटर्न अलग अलग होता है, कोई ऊपर से पहले उछालता है, कोई नीचे से उछालता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे जो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया ना इन्होंने टर्म, ये जो टर्म है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्लैशेस होता है। ये क्लैश होने की वजह से यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो पार्ट है पास तो होगा, पास ऑन तो होगा, ये जो है इसका जो वाइब्रेशन है ये फ्रीली मूव तो कर जाएगा आगे, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो इनका जो है ना यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ होगा। यहाँ पे ये वाला जो वेव है ना, ये ऊपर यहाँ से जाएगा, दोनों एक दूसरे को जगह दे देंगे, यानी दोनों जो है यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड चले जाएंगे, ठीक है। अभी अगला है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो स्टेशनरी वेव तो मैंने पढ़ा दिया है आपको जो है इक्वेशन भी उसके सॉल्व करवा दिए हैं। सो अभी इसको डीपली में नहीं जाऊंगा इतना, थोड़ा सा आपको इजी वे में यहाँ पे बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन फार्मूला आना चाहिए। देखो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ हो रहा है, जिसका मैथ्स जो है वो वी के वो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी सब कुछ पढ़ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ना वो कभी भी लाइक इस फॉर्म में नहीं आएगा। आप अगर इस तरीके से सोच रहे हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी रेशियोज़ में हो सकता है, गिवन दिया जा सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना पड़ेगा। चलो भाई देख लेते क्या है। कंसिडर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड वेवलेंथ। इक्वल मैग्नीट्यूड भी है और सॉरी मैं बार बार मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड भी है एंड वेवलेंथ भी है। एम्पलीट्यूड ए और वेवलेंथ लैम्बडा, प्रोपोगेटिंग ऑन लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। रिमेंबर 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू के एंड 2 पाई एन इज इक्वल्स टू ओमेगा। देखो ये हमें पता ही है कि जो 2 पाई एन होता है वो आपका ओमेगा होता है, क्योंकि 2 पाई बाय आपका क्या 2 पाई बाय जो लैम्बडा है वो, क्योंकि 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू एन है यार, सेम चीज़ है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ए साइन 2 पाई जो एन का वैल्यू है ना, यहाँ पे ये जो आप एन का वैल्यू देख रहे हो, इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे टी माइनस ये जो एन टी है टर्म आपका एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एक पॉजिटिव वाला हो गया आपका, एक नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, आपका मैटर वही रहेगा, सब वही हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो आपका 2 टर्म, ये जो है पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, इसको ऐड करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी आपको जो है एग्जाम्पल ये वाला जिस तरीके से बताया मैंने, एक किस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में है। सो क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू 2a साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a हो गया, ये साइन हमारा जो दोनों टर्म है 2 पाई एन टी, ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये वाला देखो यहाँ पे क्या है आपका माइनस एक्स बाय लैम्बडा है, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स बाय लैम्बडा है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये कन्वर्ट हो गया। अभी सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा साइन 2 पाई एन टी। आई होप ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से लिखा है। पहला वाला आपका टर्म जो है वो साइन का टर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा वाला आपका टर्म हो जाएगा वो कॉस का टर्म हो जाएगा, यहाँ पे 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे जो है आपका साइन 2 पाई एन टी। बस इसको यहाँ पे खींच लिया, वही समझ लो, और कुछ नहीं लिखा। सो साइन यूजिंग 2a कॉस 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू a, सब्सटीट्यूट करो, आगे देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। सो यहाँ पे ये वाला टर्म अगर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, मेरी गलती हो गई। ओके, तो ये वाला ये आंसर है, यहाँ पे ये देखिए इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा a साइन 2 पाई एन टी, a साइन, ये वाला टर्म आपका पूरा क्या हो जाता है, ये वाला टर्म आपका पूरा, ये जो है कॉस का टर्म ये a से आप रिप्लेस कर दो, बाकी बचा टर्म साइन 2 पाई एन टी, ठीक है। अगला है हमारा कंडीशन फॉर नोड और कंडीशन फॉर एंटी नोड।
ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ लेते हैं इसको। नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नोड है मिनिमम, एंटी नोड है मैक्सिमम, ये याद रख लो। इसको रट लो तो भी बेटर रहेगा। देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है हमारा 2a cos 2π बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ये हमारा क्या है, a इज इक्वल्स टू +or-2a हो जाएगा यहाँ पे। सो आप इसको कैसा लिखोगे, ये वाला जो टर्म है cos 2π x बाई लैम्बडा आपका यहाँ पे 0 हो रहा है। ये वाला टर्म इन्होंने क्या लिखा है, अगर आपको जो है आपको नोड का यानी आपको मिनिमम निकालना है ना, तो आपको ये फॉर्म में निकालना पड़ेगा। सो 2π x अपॉन लैम्बडा को हम कैसे लिखेंगे, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये π/2 हो गया, 3π/2 हो गया। π/2 से आप प्लस करते जाओ पहले वाले टर्म से, तो आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर, λ/4, 3λ/4, 5λ/4, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना भाई, ये देखो ये वाला 2 वाला टर्म है ना, तो अगर x का वैल्यू आप निकालोगे, ये x का वैल्यू, तो 2 नीचे चला जाएगा यहाँ पे। सो ये λ/4 उस तरीके से। अभी x इक्वल्स टू 2p - 1, देखो आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस चाहिए रहेगा तो ही समझ में आएगा, पहला ये बोल रहा हूँ मैं। 2p - 1 λ/4, p का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, p एक सक्सेसिव नोड आप बोल सकते हो। सो हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। सो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिनिमम π/2, मैक्सिमम इस तरीके से 0, π, 2π, 3π। सेम सॉल्विंग है, देख लो एकदम सेम सॉल्विंग है, कुछ भी नहीं है। ये वाला टर्म इन्होंने सिंपली 0 लिख दिया है। ठीक है, सो 2a cos 2π x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू +or-2a, सब्स्टिट्यूट किया, ये कैंसिल कर दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, यहाँ से a से a उड़ा दिया, बच क्या गया हमारा 2π x लैम्बडा इज इक्वल्स टू +or-1। सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अभी 2π x लैम्बडा ले लेंगे, cos 1 आपका ले लिया तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका ये जो टर्म है ये किस फॉर्म में आ गया, ये वाला टर्म। अभी ये थोड़ा सा हमने, ये वाला एक्चुअली आगे के स्लाइड में होना चाहिए था, पीछे के स्लाइड में आ गया, कोई नहीं, चलो अभी आ गया तो देख लेते हैं। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव क्या हो गया हमारा, पीरियड, सब ये सब देखेंगे। पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द, क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर सेकेंड, परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकेंड। ठीक है, वाइब्रेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, वेव पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ऑफ मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, which the wave is propagating from its rest position। एक और बार पढ़ लेते समझ जाएगा। देखो, amplitude of wave motion is the largest displacement, ये क्या है, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ऑफ मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, बस इतना याद रखो इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक फिनोमिनन दैट इज पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस। क्या है, दो टर्म हमारा, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस। अभी हम देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। अभी देखो इसका अलग अलग डेफिनेशन था, उससे अच्छा मैं बोला आपको जो है डिस्टिंग्विश के फॉर्म में बता देता हूँ, फटाफट टॉपिक जो है उड़ जाएगा। इसका अलग से ही पूरा एक थियरी वगैरह है, तो वो सब हटा दिया मैंने और आपको यहाँ से ही जो है समझ में आ रहा है। मेन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बल्कि आप थियरी पढ़ोगे उतना नहीं समझेगा, जितना आप डिस्टिंग्विश पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि आप जो है डिफरेंस समझते हो। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव वेव क्या है, द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर विद डेफिनेट वेलोसिटी। ओके, डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम one to other with definite velocity। स्टेशनरी वेव क्या है, डिस्टर्बेंस रिमेन इन द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 0। यानी स्टेशनरी के स्टेट में क्या होगा, आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और डिस्टर्बेंस रिमेन इन द सेम रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड।
सेकंड पॉइंट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल आर सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, प्रोग्रेसिव में क्रॉस नहीं होता है, क्या होता है एक खत्म दूसरा बड़ा, दूसरा खत्म तीसरा बड़ा। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, क्या करते हैं क्रॉस देयर मीन पोजीशन, यही पोजीशन है मान लो और वापस एक्सट्रीम में जाके मीन पोजीशन पे आना, इसका क्या मतलब होता है हमारा, ये जो है आपका रिपीट जो है साइमल्टेनियसली जो है मीन में आ जाएगा, एक्सट्रीम से मीन में। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, पोजीशन ऑफ नोड में क्या रहेगा, ऑलवेज एट रेस्ट रहेगा, नोड में रेस्ट है। एंटी नोड में क्या है, मोशन हो रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अदर, फेसेस ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल आर डिफरेंट, यहाँ पे फेसेस अलग अलग होता है। ऑल पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स आर मूविंग, देखो अभी इसके लिए ना आप ये वेव ले लो, समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे पहला जो हमारा था ना, ये वाला पॉइंट, पार्टिकल एट द पोजीशन ऑफ नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, सो ये वाला पॉइंट है ना आपका नोड है, ये मान लो ऐसा लाइन बना दो, 0.0 ले लो, ये वाला जो भी एक्स एक्सिस को टच हो रहा है ना आपका नोड है। और आपका मैक्सिमम किधर आ रहा है, आपका यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस के बीचों बीच में, ठीक है। सो ये आपका एंटी नोड में मैक्सिमम हो जाएगा। ऑल पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, ये आपका 2 कॉन्सिक्यूटिव नोड्स होता है, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर इन फेज, while those in adjacent loop are moving in opposite direction and differ in phase by 180 डिग्री। ओके, अभी समझेंगे फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये भी आपका जो है बोरिंग सा थ्योरेटिकल टॉपिक दे रखा है इन्होंने, तो फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन समझाने से पहले आपको मैं लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि है क्या। फ्री वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट या बॉडी पे लगेगा, यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम जो स्टेट है ना, अब मान लो रेस्ट पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट में से जो है फ्री वाइब्रेशन जनरेट होना, यानी कि क्या होता है यहाँ पे कोई भी नेचुरल जो फोर्स है या नेचुरल मूवमेंट है ना वो एक्ट होना उस पर। हालांकि उसका इम्पैक्ट जो है या तो ज़्यादा ज़ोर से भी हो सकता है या ज़्यादा कम भी हो सकता है। वेव के केस में अगर आपको इमेजिन करना है तो आप वेव को इमेजिन कर लो, वेव को इमेजिन करो, मान लीजिए यहाँ से भी एक वेव आ रहा है और यहाँ से भी एक वेव आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ऑफ वेव बोला जाएगा, यानी ये फोर्स्ड वाइब्रेशन आप बोल सकते हो। बट यहाँ पे इन केस नेचुरल एयर वगैरह कुछ है तो उस केस में क्या होता है, वो नेग्लिजिबल में गिना जाता है, सो वो हमारा फ्री वाइब्रेशन के अंदर जो है कवर होता है। सो पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशन द फोर्स इज़ रिक्वायर्ड इनिशियली ओनली, यानी इनिशियली ही चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही चाहिए, बाकी हर पॉइंट पे होना ज़रूरी नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसा मैंने बताया आपको नेचुरल एक्ट पे डिपेंड करता है। सो एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, कांस्टेंट रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ पे आपका फ्री वाइब्रेशन में जो है एनर्जी जो है डिक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम, यहाँ पे क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज होएगा अलॉन्ग विद टाइम, जैसा टाइम बढ़ेगा वैसा डिक्रीज होएगा। वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन डैम्पिंग फोर्स। अभी फोर्स वाइब्रेशन देख लेते हैं। फोर्स वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मैंने बताया आपको एक्सटर्नली होगा। कंटिन्यूस एक्सट्रीम पीरियोडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक, जो भी है सब यहाँ पे एक्सटर्नली डिपेंड करता है, जो भी है पूरा एक्सटर्नली। एनर्जी ऑफ बॉडी इज मेंटेन कॉन्स्टेंट बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एम्पलीट्यूड भी क्या है, स्मॉल बट रिमेन कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन इट। वाइब्रेशन स्टॉप्स एज सून एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स स्टॉप, ठीक है। अगला है हमारा फंडामेंटल नोड। देखो थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन अभी कैसा है कि आपका मैंने सोचा है कि पूरा टॉपिक आपका जो है ये एक ही वीडियो में उड़ा दूँ, बाकी अगर कुछ बचेगा तो हम जो है न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट के वीडियो में समझ सकते हैं। मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। किधर भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आपको जो है बम्पर गया है तो आप कमेंट में बताओ, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करूँगा, मुझे जजमेंट अगर आ गया तो। मेरे हिसाब से तो इतना स्पीड मिनिमम होना ही चाहिए, तो कि हम लोग क्या है फटाफट, अगर लंबा सेशन हो गया तो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और आप स्किप करने लगोगे, और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे स्किप भी हो जाए। अभी फंडामेंटल मोड जो है हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इफ़ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट एंड इज प्लक्ड इट्स सेंटर, देखो ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रेच किया जाता है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट
ये इस तरीके से बांधा हुआ है और यहाँ पे बीच में से आपने खींच दिया नीचे की तरफ, तो इसका मूवमेंट ऊपर भी जाएगा और सेम पैटर्न में नीचे भी आएगा। ऐसा वो वाइब्रेट होता है ना, रबर बैंड को खींचो तो द्रर करके इस तरीके से वो धीरे 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 आगे पीछे ऐसा होता है ना, सो वही चीज़ है। एंड दिस प्लग एट इट्स सेंटर द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स है शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ एंटी नोड फॉर्म्ड। ये क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा नोड है ना, ये क्या है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन एंटी नोड है, फॉर्म्ड एट द सेंटर एंड नोड्स एट द टू एंड्स विथ वन लूप फॉर्म्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। देखो सीधी भाषा में मैं आपको अभी समझाता हूँ, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है समझना, देख लो। ये दो नोड आपका हो गया, ये दो जो है आपका एंटी नोड हो गया। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मीन पोजीशन आप बोल सकते हो, ये है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। लेंथ ऑफ लूप कैसे लेंगे, λ/2/L। लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाता है, 2L हो जाता है। ये सब्सटीट्यूट कर दो, हमारा यहाँ पे v का वैल्यू जो है √T/m है। दिस इज़ द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट। इट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। क्या है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एग्जाम में आ गया कैसा है, लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो ये चीज़ आपको लिखना है, v = √Tm। ये फॉर्मूला लिख दो तो एग्जामिनर वैसे ही समझ जाएगा कि आपने जो लॉजिकल आंसर लिखा है। फॉर सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटर्न, सेकेंड मोड यानी ये पहला मोड हो गया, ये दूसरा मोड हो गया। यहाँ पे दो की जगह पे अभी क्या हो गया, 3 नोड्स आ गए, हमारे 3 नोड्स आ गए। और यहाँ पे क्या केस है आपका, ये वाला जो है पहला इस तरीके का, ये 2 आपका एंटी नोड हो गया। फर्स्ट ओवरटर्न और सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटर्न बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। 2 लूप्स आर फॉर्म्ड इन मोड ऑफ वाइब्रेशन। 2 लूप्स बन गया ना भाई, यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ 2 लूप्स बन गया। देयर इज नोड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, ये सेंटर की बात कर रही है यहाँ पे, सेंटर पे। एंड इट्स बोथ एंड। इफ λ1 इज वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशन, द लेंथ ऑफ वन लूप यानी λ/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 आ गए ना, 2 एंटी नोड्स आ गया, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि बीच में आपका क्या आ गया, बीच में आपका एंटी नोड आ गया ना। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, λ/2 = L/2 हो जाएगा इस केस में। λ/2 = L/2, पहला वाला केस आप समझ गए ना, λ/2 = L है। L क्यों है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे एक ही एंटी नोड है, ठीक है, एक ही एंटी नोड आप बोलोगे ना, यहाँ पे जो है ये वाला चीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बन जा रहा है, यहाँ पे एक और नोड है। सो आप यहाँ पे L/2 भी ले लोगे, डिस्टेंस भी आधा कर दोगे, इसका λ/2 भी हो जाएगा। जो ये केस में आप क्या बोलोगे, λ = L बोलोगे। सो ये इसका डेरिवेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा n = 2n। अभी थर्ड नोट के लिए क्या हो जाएगा, n = 3n आ जाएगा। इसको आप चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे l का वैल्यू 3 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो L/3 करेंगे। अगर 1 है तो L/1 रहेगा, अगर 2 है, जैसे सेकंड कंडीशन में क्या था हमारा, L/2 हो जाएगा, ये वाला जो कंडीशन है। और L/2 और ये λ/2, 2 से 2 कट ऐसा बोल दोगे आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है λ/2 तो आपका रहेगा ही यहाँ पे λ/2, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये एक ऊपर की तरफ, ये एक नीचे की तरफ, लैम्बडा आपका वेवलेंथ हो गया। ये इक्वल्स टू ये कितना है, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, यानी L/3 बोल दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, n2 = 3n आ जाएगा। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटर्न और थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी सेकंड ओवरटर्न बोले तो क्या हो गया, ये पहला ओवरटर्न हो गया, ये दूसरा ओवरटर्न हो गया। थर्ड हार्मोनिक बोले तो क्या हुआ आपका, ये पहला वाला आपका हार्मोनिक, ये दूसरा हार्मोनिक, और ये जो है ये तीसरा हार्मोनिक। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले यार, प्लीज़ बोल रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दबा के सब्सक्राइब करो एकदम। बहुत ही ज़रूरत है मोटिवेशन की, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे लेकर आने वाला हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियोस आया है करके, और आप बाद में बोलोगे सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा किया वैसा किया। सब्सक्राइब करोगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, और इससे मेरा भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, बट राइट नाउ कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मुझे मोटिवेशन के तौर पर आप जो है सब्सक्राइब करो, ठीक है, सबके साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।